नमस्कार दोस्तों, महागुरु आईएएस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजित और हम तैयारी कर रहे हैं ऐसे मास्टर क्लास की, जो आपकी बीपीएससी मेन जो है 2025 की, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं अभी ऐसे मास्टर क्लास। तो इस क्लास में हम क्या देखेंगे को आपके जो ऐसे का जो मेंस का जो पूरा प्रिपरेशन है, जिसमें आप 3 ऐसे लिखते हैं, उन तीनों ऐसे की प्रिपरेशन हम इसमें देखेंगे। आपके स्क्रीन पे आपको एक हिंदी और इंग्लिश एक दोनों पीडीएफ आपको दिख रहे हैं। जो ये जो है वो क्लास जो है आपकी वो बाइलिंगुअल होने वाली है। तो हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में समझेंगे किस तरह से लिखना है। आपकी जो पूरे 2-3 महीने की प्रिपरेशन है वो हम इसमें समाई हुई है। ये आपकी इंग्लिश नोट है और ये आपकी हिंदी नोट है। दोनों नोट सेम ही है, बस आपको दिखाने के लिए, जैसे आप समझ सके देखते वक्त, इसलिए दोनों पीडीएफ मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। तो आपका सिलेबस सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है सिलेबस में। बिहार लोक सेवा आयोग निबंध पत्र, उसका पाठ्यक्रम क्या है? नैतिक एवं दार्शनिक निबंध, मतलब मोरल और फिलोसॉफिकल एक टॉपिक होगा आपके। ऐसे जो आपके टोटल 12 टॉपिक होते हैं, उसमें से 3 सेक्शन होते हैं। प्रत्येक हर सेक्शन में आपके 4 टॉपिक होते हैं और हर सेक्शन से आपको एक ऐसे लिखना है। काल्पनिक निबंध तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित निबंध। ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजन या फिर इमेजिनेटिव जिसे कहते हैं। आत्मनिर्भर भारत एवं डिजिटल भारत जैसे पॉलिसी मेकिंग के, मतलब पॉलिसी मेकिंग में जो काम आते हैं वो निबंध यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। बिहार की समस्याएं, समाधान एवं संभावनाएं, जो एक टॉपिक आपका होगा वो पूरा बिहार से रिलेटेड होगा। आपकी बिहार के जो प्रॉब्लम्स है उसका जो सॉल्यूशंस है और उससे हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उस जो आपके जो प्रॉब्लम्स है उससे हम कैसे उभर सकते हैं, उस पर एक टॉपिक की संभावना होती है। और तीसरा जो सेक्शन है उसमें बिहार की लोकप्रिय कहावतें और लोकोक्तियाँ होती है। जैसे आपने जब मेंस का जो पीछे का 68 मेन जो थी उसका क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक जो सेक्शन होता है उसमें लोकप्रिय कहावतें और लोकोक्तियाँ आपको पूछी जाती है। निबंध लेखन एक महत्वपूर्ण चरण जो है कि आपने प्रीलिम पास किया तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मेंस का होगा। और इसमें क्या आका जाता है, आपकी कौन सी क्वालिटीज चेक करना चाहते हैं। इसका उद्देश्य अभ्यर्थियों की लेखन क्षमता और जटिल विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने की योग्यता का आकलन करना है। उसका उद्देश्य जो है, उनका इंटेंशन क्या है कि जो भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं उनका लैंग्वेज पे कमांड कैसा है, उनकी लिखने की क्षमता कैसी है, जितना भी कॉम्प्लेक्स मैटर हो, जितना भी जटिल मैटर हो, उस पे वो किस तरह से अभिव्यक्त होते हैं। अभिव्यक्त का मतलब एक्सप्रेस कैसे होते हैं। कोई भी टॉपिक हो, वो हम अलग अलग टॉपिक है जो हम आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें हम समझ जाएंगे। पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले अगर हम पैटर्न देख ले, क्योंकि परीक्षा पैटर्न क्या होता है, एवं अंक विभाजन। निबंध पत्र कुल 300 अंकों का होता है। 3 एसेज आपको लिखने हैं, हर एसेज के लिए 100 मार्क। इसमें 3 खंडों में बांटा जाता है, हर एक खंड 100 अंकों का होता है। सामान्यतः 12 विषय, प्रत्येक खंड में 4। 3 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में 4 आपको टॉपिक दिए जाते हैं। प्रत्येक खंड से एक विषय चुनकर लिखना है, उनमें से एक टॉपिक आपको चूज करना है। और अवधि जो है वो 3 घंटे की होती है, 180 मिनट्स। जो हमारा कोर्स है हम उसमें ये भी सीखेंगे कि ये 60 मिनट डिवाइड कैसे करने हैं, मतलब टॉपिक सिलेक्शन के लिए कितना टाइम देना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कितना टाइम देना है, वो सब हम इसमें आगे देखेंगे। पहले हम ये समझेंगे बिहार जो बोर्ड है वो आपसे क्या चाहता है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आपसे क्या चाहता है।
मूल्यांकन में स्पष्टता, संगति, संरचना, विषय की गहराई, तर्कपूर्ण एवं तार्किक प्रस्तुति पर ध्यान दिया जाता है। ये जो हर एक वर्ड है इसका मीनिंग जो है वो आपको समझना है, क्योंकि इसी स्टैंडर्ड पे आपके जो अंक है वो निर्धारित होंगे। आप किस तरह से लिखते हैं उसमें ये सब देखा जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा है? स्पष्टता। क्या है? स्पष्टता। मतलब आपकी जो लिखावट है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं चाहिए, संदिग्धता नहीं चाहिए, पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। जो आप कहना चाह रहे हैं उसका एक ही अर्थ होना चाहिए, उसके कोई 2 या 3 मीनिंग नहीं आने चाहिए। क्लैरिटी जिसे कहते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शब्द है संगति। संगति का मतलब जो है वो जो आपका फ्लो होता है, आप जो लिख रहे हैं उसमें एक फ्लो आपसे एक्सपेक्टेड है। मतलब ऐसे मान लो कि आपको बिहार का राष्ट्रीय जो अपना स्वातंत्र्य संग्राम है उसमें बिहार की भूमिका या बिहार का योगदान ऐसा आपने ऐसा टॉपिक दिया है मान लो, तो उसमें जब आप लिखना शुरू करेंगे जो हमारा मॉडर्न इंडिया का रिलेटेड टॉपिक है, अगर उसमें आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको 1857 से शुरुआत कर सकते हैं आप। उसके बाद नरम दल में क्या भूमिका थी बिहार की, गरम दल में बिहार की क्या भूमिका थी, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स में क्या भूमिका थी, गांधीयन इरा में क्या भूमिका थी। तो एक फ्लो मेंटेन होना चाहिए। आप ऐसे गांधीयन इरा से शुरुआत करेंगे, बीच में 1857 लाएंगे, फिर बीच में गरम दल नरम दल की बात करेंगे, फिर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की बात करेंगे, तो ये फ्लो नहीं माना जाएगा। करेक्ट है? सबसे पहले है क्लैरिटी, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है संगति, उसको फ्लो कहते हैं हम अंग्रेजी में। तीसरा है संरचना, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जब हम ऐसे लिखते हैं, हम आगे समझेंगे ऐसे का मतलब क्या है, मैं बस आपको पहले यह समझाना चाह रहा हूं कि आप ये जान ले कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है क्लैरिटी, दूसरा है फ्लो और तीसरा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर माने सबसे पहले क्या है? इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। ये अपना लूजली जो सब फॉलो करते हैं, कोई भी ऐसे हो उसमें ये 3 चीजें अहम मानी जाती है, उसके बिना हम उसको एक ऐसे नहीं मान सकते या एक अच्छा ऐसे नहीं मान सकते। जैसे कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, हमारी आईज है वो सर्टन पोजीशन में है, हमारे हैंड्स है वो सर्टन पोजीशन में है। ऐसा नहीं होता ना कि किसी के हाथ गर्दन के ऊपर से शुरू हो या उसकी आंखें घुटने में हो, तो ये स्ट्रक्चर तो नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर, उसकी संरचना है। तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा? प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन हम जिसे कहते हैं। दूसरा जो है वो आपका बॉडी पार्ट जो है कि पूरा बॉडी, ऐसे कि जो आपका मेन आर्गुमेंट है वो आ जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? कंक्लूजन आएगा कि जो आपको टॉपिक दिया है उस पर आपका क्या कंक्लूजन है। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण शब्द है विषय की गहराई। मतलब जो आपको टॉपिक दिया है वो आपको किस तरह, कितनी गहराई में आप उसे समझते हैं, आपके उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। जैसे सुपरफिशियल बात है वो नहीं चलेंगी, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो आपको उस लेवल की गहराई समझ में आनी चाहिए। जैसे कि हम स्कूल में लिखते हैं वैसे है ऐसे नहीं लिख सकते, पता है? 10th या 12th में जैसे ऐसे लिखते हैं वैसे नहीं लिख सकते। तो उसकी एक डेप्थ होनी चाहिए कि वो ऐसे पढ़कर लगे कि किसी डीएम ने लिखा है, डिप्टी कलेक्टर ने लिखा है, या डीवाईएसपी ने लिखा है, या तहसीलदार ने लिखा है, पता है? तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जो है वो विषय की गहराई हमें चाहिए आपके जो लिखावट है उसमें। उसके बाद है तर्कपूर्ण एवं तार्किक प्रस्तुति। तर्कपूर्ण एवं तार्किक जैसे लॉजिकल, जैसे मैंने कहा था, जैसे फ्लो के बारे में बताया था उसी तरह। तो आप इलॉजिकल बात नहीं कर सकते, जो कि लिटरेचर में ठीक है, लिटरेचर में आप वो बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जो है वो लॉजिकल होता है, वो इलॉजिकल नहीं हो सकता। तो हम फिर से एक बार ये 4 शब्द समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है मूल्यांकन में स्पष्टता, क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा है संगति, तीसरी संरचना, चौथी उस सब्जेक्ट की डेप्थ, विषय की गहराई, और
लास्ट वाला पार्ट है तर्कपूर्ण एवं तार्किक प्रस्तुति। जो आपका प्रेजेंटेशन है वो लॉजिकल होना चाहिए। उसका मतलब है पॉइंट फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। ऐसे का जो मतलब है, यहाँ पे पहली लाइन क्या लिखी है मैंने, ऐसे इज नॉट जीएस, ऐसे इज नॉट जीएस। ऐसे का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कॉम्पिटिटिव फील्ड में, कि ऐसे जीएस नहीं है। जीएस में आप पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं, जीएस में आप 150 शब्दों में या 250 शब्दों में उसे लिख सकते हैं। ऐसे की खासियत क्या है, वो 700 800, अगर यूपीएससी का लिख रहे हो आप, परसों हुआ ना पेपर, तो 1100 1200 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना पड़ता है। तो उसके सब्जेक्ट कौन से है, कौन से ऐसे पूछे जाते हैं, या कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण जो विषय है निबंध के, वो हम देखेंगे अभी। विषयों की एक विस्तृत श्रेणी है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक एवं पर्यावरणीय मुद्दे शामिल होते हैं। और सेकंड पार्ट क्या है, बिहार एवं राष्ट्रीय विकास से संबंधित प्रमुख विषयों पर जोर दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखा है उसमें, सामाजिक, मानो विमेन एम्पावरमेंट एक सामाजिक मुद्दा है, ध्यान में। महिला सशक्तिकरण ये मैं थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देता हूं, ये बड़ा कर देता हूं, तो आपको समझ में आएगा। सामाजिक, तो हमने क्या देखा अभी, वो टॉपिक क्या था, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता, मतलब इसकी जेंडर इक्वालिटी हम जिसे कहते हैं, जेंडर इक्वालिटी, और विमेन एम्पावरमेंट। ये एक सामाजिक मुद्दा है, समाज का हिस्सा जो है उसके प्रॉब्लम क्या है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो भी आपके ऐसे है, जिसे जीएस बेस ऐसे कहा जाता है, ऐसे के जो दोनों प्रमुख प्रकार होते हैं, उसमें एक कहते हैं जीएस बेस ऐसे, और दूसरा उसे कहते हैं फिलोसॉफिकल और लिटरेरी और कोटेशन बेस ऐसे। उसमें थोड़ा सा फिलोसॉफी का पक्ष होता है, या फिर लिटरेचर का पक्ष होता है, या फिर आपको कोई कोट दिया जाता है और उसके ऊपर आपको लिखना होता है। तो जीएस बेस ऐसे की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसके केंद्र में एक समस्या होती है कोई, तो उसका लिखने का एक स्टाइल है, उसका एक स्ट्रक्चर है, वो फिक्स है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये भी है सेकंड, जाति व्यवस्था एवं सामाजिक न्याय, कास्ट सिस्टम एंड सोशल जस्टिस, विशेषकर बिहार को सेंटर में रख के। शिक्षा, कौशल विकास एवं बेरोजगारी, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इन चारों टॉपिक्स में आपको सेंटर में एक प्रॉब्लम दिखाई देगा, एक समस्या दिखाई देगी। यहाँ क्या है, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, ऐसा टॉपिक दिया है। इसका मतलब ये है कि महिलाएं सशक्त नहीं हैं, सशक्त नहीं है, लैंगिक समानता नहीं है। तो एक प्रॉब्लम है ना, हमारे समाज में जेंडर इक्वलिटी नहीं है, हमारे समाज में विमेन्स एम्पावर नहीं है। तो ऐसे लिखने के लिए क्या कहते हैं उसे, कॉज इफेक्ट रिलेशन हमें समझना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना है, ये जो टॉपिक है उसमें से कि उसका कोर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमें पता चला तो उसको लिखने का एक स्ट्रक्चर है, उसके लिखने का एक स्टाइल है। तो सबसे पहले उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है, उसका इतिहास क्या है उस प्रॉब्लम का। जैसे कि हमने यहाँ देखा महिला सशक्तिकरण, या हम जिसे कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, पता है, तो उसमें उसका जो हिस्टोरिकल रीजनिंग क्या है, उसके ऐतिहासिक कारण क्या है। तो हमारा जो समाज है वो पैट्रियार्कल है, हजारों सालों से पैट्रियार्कल है। सेम उसी तरह कास्ट सिस्टम, हजारों सालों से कास्ट इनइक्वलिटी यहाँ पे है। शिक्षा, कौशल विकास और बेरोजगारी, शिक्षा का अधिकार सबको नहीं है, इसके हिस्टोरिकल रीजंस है। स्किल डेवलपमेंट सबके पास नहीं है, इसके हिस्टोरिकल रीजंस है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, इससे पहले युवाओं ने क्या भूमिका अदा की, इसके एक हिस्टोरिकल रीजन है। तो जब भी जीएस बेस्ड टॉपिक आएगा तो उसके केंद्र में एक समस्या होगी, सबसे पहले हम उस समस्या को पहचानेंगे। लिखने में जल्दी नहीं करनी, जल्दी में नहीं लिखना। सबसे पहले ध्यान से 3-4 बार कोई भी टॉपिक हो उसे पढ़ना है। वो हम देखेंगे किस तरह हम
उसे पहचानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, अर्थव्यवस्था एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, एमएसएमई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे समावेशी विकास या शाश्वत विकास कहा जाता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फाइनेंशियल जो इंक्लूसिविटी है, डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे पेटीएम, जीपे, फोन पे आप यूज करते हैं उसी तरह डिजिटल, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और एआई एवं स्वयंचलन, ऑटोमेटिव जिसे कहते हैं, ऑटोमेशन। एआई में आप यूज करते होंगे ना, चैट जीपीटी या गूगल की जेमिनी है या फिर डीपसीक है, तो कई सारे उसके ऐप है। जलवायु प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, तो जो भी टॉपिक आएगा हम इसे इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। आगे कौन से टॉपिक होंगे जो हम इस तरह से कैटेगराइज करेंगे, पंचायती राज तो और जमीनी स्तर का शासन, तो इसमें भी हम एक प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं कि पंचायती राज जो है उसके हिस्टोरिकल क्या मतलब इवोल्यूशन किस तरह हुआ, अशोक मेहता कमेटी क्या थी। तो अगर आप पॉलिटी अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका ऐसे लिखने में आपको आसानी होगी। तो हर जीएस के बारे में ऐसा होता है, मतलब जीएस बेस्ड जो भी टॉपिक हो तो आपके जीएस की जो पढ़ाई है वो इसमें इस ऐसे में आपको हेल्पफुल रहती है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विषय, जैसे ये टॉपिक है भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, तो आपने बिहार का हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है तो आप यहाँ इसे लिख सकते हैं। सांस्कृतिक धरोहर, साहित्य, मैथिली एवं भोजपुरी एवं त्योहार, तो आपकी जो बिहार का जो कल्चर है तो वो आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा किस तरह हमें चीज़ें पकड़नी है, कल्चरल टॉपिक उसके बारे में। बिहार में बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव, तो उन दोनों धर्मों की जो जन्मभूमि है तो उसे हम हिस्ट्री में जो पढ़े होंगे। इसी तरह पर्यावरण एवं शाश्वत विकास से जुड़े मुद्दे, सतत विकास जो है, और ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है लोक कहावत और पहेली। पहेलियाँ अमीर खुसरो की जैसे पहेलियाँ काफ़ी मशहूर है हिस्टोरिकली। इसमें क्या है, बिन समाज के बोली हो सकेल का, बिन बोली का समाज हो सकेल का, मतलब बिन समाज के बोली हो सकेल का एक ऐसा समाज है जिसकी बोली नहीं है, ऐसा हो सकता है, या ऐसी बोली है जिसका कोई समाज नहीं है, या फिर धोबिये को कुकुर में घर के ना घाट के, मतलब धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये हम इसे हिंदी या खड़ी बोली जिसे कहते हैं उसमें उस तरह से बोलते हैं। ये बिहार की जो भाषा है उसमें धोबिये कुकुर में घर के ना घाट के, जो लोक कहावत है या आपकी पहेलियाँ है वो आपको इस तरह से थर्ड सेक्शन में पूछी जाती है। या आपका सैंपल जो है जो मैंने दिखाया यहाँ पे, जो 68 मेंस एग्जाम हुआ था उसमें वन अपने पेड़ स्वयं उत्पन्न करता है, यह लोगों के बीज डालने की प्रतीक्षा नहीं करता, तो ये आपको थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बेसिस के लिए चाहिए। ये एनवायरनमेंट का टॉपिक नहीं है, ये समझना है हमें। जब आपको टॉपिक पढ़े तो आपको लग सकता है कि एनवायरनमेंट का टॉपिक है, हम समझेंगे किस तरह डिकोड करना है जो टॉपिक दिया है। साहित्य केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है बल्कि नैतिक और सामाजिक गतिविधि का भी एक रूप है। जैसे मान लो सामाजिक गतिविधि, तो हम इसे जो दलित राइटर है या फेमिनिस्ट राइटर है, स्त्रीवादी लेखन हम जिसे कहते हैं, फेमिनिस्ट राइटर है या दलित राइटर है, उनके राइटिंग से हम एक सामाजिक गतिविधि का भी अभ्यास कर सकते हैं। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ क्योंकि कर्म वास्तव में अकर्म से श्रेष्ठ है। महाभारत की लाइन है ना, कर्ता अकर्ता से श्रेष्ठ है। महाभारत देखी होगी आपने, यूट्यूब पे अवेलेबल है पुरानी, वो देख लीजिएगा। वो हमारा एक बढ़िया सा सोर्स है क्योंकि उसमें जो दोहे है, जो 2 लाइन होते हैं उसमें जो दोहे वो आप कभी भी ऐसे में यूज कर सकते हैं। वो मैं सिखाऊंगा आपको कौन सा दोहा किस टॉपिक में यूज करना है। अच्छी कला को हमारे अनुभव को आलोकित करना चाहिए या सत्य का उद्घाटन करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम इतिहास के निर्माता नहीं हैं बल्कि हम स्वयं इतिहास द्वारा निर्मित है। जैसे यूपीएससी में पूछा जाता है कई बार, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जो पूछा था 2 साल पहले।
इंटरनेट ने हमारे दुनिया को एक वैश्विक गांव में बदल दिया है। तो ये जीएस बेस्ड टॉपिक है, हम इसे कह सकते हैं। विचार जीवन की नींव है, ये फिलोसॉफिकल हुआ। फिर मतलब हम इसे अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट जिसे कह सकते हैं। कोविड के बाद परिवर्तन की ओर अग्रसर शिक्षा। तो हम ऐसे क्यों मिल रहे हैं? कोविड की वजह से। ऑनलाइन एजुकेशन जो हो रहा है अब आप पढ़ रहे हैं ना, आपके पास कोई डायरी होगा, आप उसमें नोट कर रहे होंगे। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? कोविड के बाद का जो परिवर्तन है, ऑनलाइन एजुकेशन का जो बूम है पूरा, वो कोविड ने उसे एक जोर का धक्का दिया है। और तीसरा खंड जो है उसमें क्या? पानी में मछली नौ नौ कुटिया बकरा, जो मैंने बिहार की लोकोक्ति आपको कहा था। अगली खेती आगे आगे, पिछली खेती भागे भागे। मूछ मोटेगा लोड़ा बनेगा, ना हाथी होगा ना घोड़ा होगा, जो आपकी बिहार की जो लोकोक्तियां हैं। ये भी आपके मेंस में पिछले साल पूछे गए थे। मृदा संरक्षण, पर्यावरण असंतुलन, समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत का महत्व, शिथिल कानून व्यवस्था, ये भी जीएस बेस्ड टॉपिक हम जिसे कहते हैं। ये दोनों आध्यात्मिक चेतना के बिना विश्व कल्याण असंभव है, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टाइप का हो गया। बनिए का साथी सब कोई है और बिगाड़ने वाला कोई नहीं, जो लोकोक्ति है। जीवित मछली नहीं घोटती, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ये हर जितनी भी रीजनल लैंग्वेज है या जितनी भी बोलियां हैं, हमारे मराठी में भी इस तरह के लोकोक्तियाँ, जिसे हम महन कहते हैं, प्रोवर्ब कहते हैं, वो होती है। क्योंकि इंसान के जो अनुभव है वो कई सारे एक जैसे होते हैं, बस उसका एक्सप्रेशन का तरीका अलग होता है। निर्देश सबसे महत्वपूर्ण क्या है ऐसे के प्रिपरेशन में? परीक्षार्थियों से अपेक्षा है, क्या अपेक्षा है? निबंध के विषय से निकटता से जुड़े रहे। आपको क्लोज टू द टॉपिक हम जिसे कहते हैं, जो आपको पूछा गया है, जो आपका टॉपिक है, उससे इधर उधर भटकना नहीं है। क्लोज टू द टॉपिक, विषय की निकटता से जुड़े रहे। कोई भी रैंडमली एक पैराग्राफ हम पढ़ ले अगर चेक करने वाला, तो उसे लगना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक को स्टिक रह के बात हो रही है, उसकी निकटता की बात हो रही है। विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध करे और संक्षिप्त लिखे। कंसाइज लिखना है और क्रमबद्ध, फ्लो होना चाहिए, जो मैंने आपके समझाया। हम एक अभी टॉपिक लेंगे, एक पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज, तो आपको समझ आ जाएगा। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। इफेक्टिव जो है, जो आपकी अभिव्यक्ति है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे एसे क्या होता है, एसे का मतलब क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन क्या है? एसे जीएस नहीं है। मतलब जीएस के बारे में जो आपने जो पढ़ा है वो हेल्पफुल है, लेकिन वो जीएस नहीं है। जीएस में आप क्या करते हैं? पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं। तो ऐसे में पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखना होता, ऐसे में आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होता है। ऐसे की वर्ड लिमिट अलग है, जीएस की वर्ड लिमिट अलग है। ऐसे की 700 800 होगी, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1000 से ज्यादा होगी, मोर देन 1000 वर्ड्स। सबसे अहम बात जो आपको समझनी है, निबंध लेखन एक कौशल है, प्रतिभा नहीं। मतलब ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये एक स्किल है। और स्किल की खासियत क्या है? हम उसे सीख सकते हैं, हम उसे एक्वायर कर सकते हैं। जैसे कि 4 व्हीलर चलाना एक स्किल है, 2 व्हीलर चलाना एक स्किल है, क्रिकेट खेलना एक स्किल है, कि हम उसका अभ्यास करके उसमें हम एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो प्रैक्टिस करके हम उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो ये दिमाग में से निकाल दीजिए कि मुझे कभी भी अच्छा ऐसे लिखने नहीं आएगा। हर किसी को आएगा, हर एक में एक कैपेसिटी है, हर कैंडिडेट में, हर स्टूडेंट में, कि वो एक अच्छा ऐसे लिख सकता है, बशर्ते कि आपको
उसका अभ्यास करना है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको ऐसे क्या है ये पहले समझ लेना है, और फिर लिखने के बाद उसमें जो इम्प्रूवमेंट करनी है उसके लिए लगातार आपको पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, लिखना है। तो ये बात आप आपकी कॉपी के पहले पन्ने पे 2 लाइन लिख लीजिएगा कि ऐसे जीएस नहीं है, और दूसरी एक कौशल है, प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा किसे कहते हैं? जिसे हम गॉड गिफ्टेड, जैसे टैलेंट कहते हैं कि एक आधा आर्टिस्ट है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, तो लोग उसे गॉड गिफ्टेड कहते हैं। मतलब उसके जैसा कोई सीख कर भी, चाह कर भी नहीं हो सकता, प्रैक्टिस करके भी उसके जैसा कोई कर नहीं सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिभा कहते हैं या गॉड गिफ्टेड कहते हैं। जैसे रोहित शर्मा का पुल शॉट है, तो कोई चाहकर भी उतनी आसानी से, उतने कम समय में, उससे बेहतरीन टाइमिंग में, उतनी कम फोर्स में उससे बढ़िया पुल शॉट कोई खेल नहीं सकता। तो ये गिफ्टेड लोग उसे कहते हैं। और स्किल क्या है? स्किल जो है हम एक्वायर कर सकते हैं, कि हम 2 व्हीलर सीख सकते हैं, अगर नहीं आती 4 व्हीलर सीख सकते हैं चलाना। 4 व्हीलर चलाना जो है, सीखने के पहलू अलग अलग होते हैं। इसे कॉग्निटिव कहते हैं, संज्ञानात्मक, और दूसरा जो है वो भावनात्मक, उसे इमोटिव कहते हैं। एक जो है कॉग्निटिव है, दूसरा जो है इमोटिव है। कॉग्निटिव मतलब ब्रेन के हिसाब से, कि आपका माइंड कितना शार्प है, आपका ब्रेन कितना शार्प है, उस हिसाब से वो हम जो ग्रहण कर सकते हैं। इमोटिव मतलब आपकी इमोशन, भावना जिसमें है वो। ये जो है वो संज्ञानात्मक कम है, अभ्यास आधारित ज़्यादा है। ऐसे राइटिंग जो है वो प्रैक्टिस से पूरा हो सकता है, स्किल है, आप एक्वायर कर सकते हो। इसमें मेरी भूमिका क्या होगी? जो हम अब पढ़ाने वाले हैं, जो भी हमारे सेशन होंगे आने वाले, तो उसमें मेरी भूमिका क्या है और आपकी भूमिका क्या है? जिस तरह जीएस सिखाया जाता है उसी तरह ऐसे नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि जीएस का एक प्रिस्क्राइब सिलेबस है। जीएस का क्या है? एक प्रिस्क्राइब सिलेबस है। ऐसे का भी सिलेबस है, पर उसकी कोई किताब नहीं है, स्टैंडर्ड बुक नहीं है। जैसे कि आप मानो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आप बिपिन चंद्र पढ़ रहे होंगे, या ग्रोवर एंड ग्रोवर पढ़ रहे होंगे। आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो सुभाष कश्यप जी की कोई बुक पढ़ रहे होंगे, इंडियन पॉलिटी की, या और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होंगे। या फिर जैसे मान लो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आप जीसी लियोंग की कोई किताब पढ़ रहे होंगे। तो ये स्टैंडर्ड बुक है ना। तो ऐसे की कोई इस तरह की स्टैंडर्ड बुक नहीं होती। आपको सैंपल ऐसे मिल जाएंगे जो लोगों ने लिखे हैं, लेकिन कोई उसका स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक नहीं होता ऐसे का। तो इस यहाँ मेरी भूमिका जीएस सिखाने वालों के टीचर से अलग होती है, और आपकी भूमिका भी अलग है इसमें, क्योंकि आप अभ्यास किस तरह से करेंगे। अगर कोई किताब नहीं है, कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, कोई रेफरेंस बुक नहीं है, तो हमारे जो सेशंस है तो उसे आप ध्यान से पढ़िए, आप लिखिए, मैं आपको इवैल्यूएट करके दूंगा, आपको 1-to-1 फीडबैक भी दूंगा कि इसमें क्या कम है, क्या गलतियां हो रही है, और बेहतर कैसे हो जा सकता है। तो ये प्रैक्टिस का मामला है, इसकी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, कोई रेफरेंस बुक नहीं है। मैं बताऊंगा टॉपिक, उसके मॉडल आंसर भी कुछ हो सकते हैं, वो स्ट्रक्चर मॉडल जिसे कहते हैं। मॉडल आंसर तो नहीं होता ऐसे में, स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लगभग एक लूजली स्ट्रक्चर हो सकता है, और हर एक का ऐसे अलग होगा, और हर एक को मार्क्स भी अलग होंगे। जैसे कि मानो जीएस में क्या होता है, मानो 1857 के कॉजेस आपको पूछ लिए कि 1857 का जो रिबेल है, वो रिवोल्ट है, वो क्यों हुआ। तो लगभग 10 लोग हैं मान लो कैंडिडेट, या 100 कैंडिडेट है, तो लगभग उनका मैटर सेम होगा, क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है। कोई पॉलिटिकल कॉजेस पहले लिख देगा, कोई कल्चरल पहले लिख देगा, कोई सोशल या कोई इकोनॉमिकल कॉजेस अलग तरह से लिख देगा, लेकिन लूजली जो पूरा जो 100 लोगों ने लिखा है उसमें ज़्यादातर बदलाव नहीं आएंगे। ऐसे की खासियत है, 100 के 100 लोगों के ऐसे अलग अलग होंगे, क्योंकि ऐसे आपकी पर्सनैलिटी दर्शाता है। तो आप पर्सन कैसे है ये मैं बता सकता हूँ, अगर आपने जो 4 ऐसे लिखे वो मैं पढ़ लूँ, वो भी थोड़ा सा जीएस बेस छोड़ के फिलोसॉफिकल लिटरेरी अगर हो, तो मैं आपको आपके बारे में कुछ जान जाऊँगा अगर आप
4 ऐसे लिखकर मुझे दो। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे अपनी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन होता है। ऐसे जो है वो अपनी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन होता है। आप व्यक्ति कैसे हैं ये आपके ऐसे में झलकेगा अगर आप 800 या 1000 वर्ड का ऐसे लिखोगे। आपका टेम्परामेंट क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आपको किन सब्जेक्ट में रुचि है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, ये सब एग्जाम्पल आपके ऐसे में दिख जाएंगे आप न चाहते हुए भी। वो मैं बताऊंगा कैसे, जब भी मैं चेक करूंगा ना आपको बताऊंगा। तो आपकी भूमिका क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे अच्छी तरह से समझ ले। जो बात समझ में नहीं आए वो तुरंत मुझसे पूछ ले, और जब मैं टॉपिक दूँ तो उस पर ईमानदारी से लिखे। लिखने के बाद जब इवैल्यूएट होगा तो उस फीडबैक को अपने नेक्स्ट जो अपनी टेस्ट होगी या अपनी राइटिंग होगी उसमें हम सुधारेंगे। मेरी भूमिका सबसे क्या है महत्वपूर्ण, मैं आपको सिखाऊंगा सोचना कैसे है, ऐसे लिखने के लिए किस तरह से सोचना है। टॉपिक देखकर वो अलग अलग होगा, जीएस बेस के लिए अलग होगा, लिटरेरी के लिए अलग होगा, फिलोसॉफिकल या एब्स्ट्रैक्ट हम जिसे कहते हैं उसके लिए अलग होगा। तो किसी भी विषय पर कैसे सोचना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। अधिकतर उन विषयों से जो जीएस से जुड़े नहीं होते वो थोड़े से आपको टफ लगते हैं, मालूम है मुझे। मैं 6-7 साल से इस तरह के ऐसे के बैचेस कंडक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे जीएस बेस्ड कुछ तो कुछ लिख सकते हैं जीएस के स्टडी के आधार पे। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आया, जैसे अभी देखे ना परसों यूपीएससी के 8 टॉपिक आए, 8 के 8 लिटरेरी एब्स्ट्रैक्ट है, फिलोसॉफिकल हम जिसे कहते हैं उस तरह के थे। आपके बुनियादी प्रश्न क्या रहते हैं ऐसे के बारे में वो हम थोड़े देखेंगे, और बाद में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेसिक जो कैंडिडेट के मन में कई बार ऐसे होता है, बुनियादी प्रश्न जो है कि ट्रेंड्स क्या है। सबसे पहला कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कैंडिडेट कि सर इस साल का ट्रेंड बताइए। जैसे परसों ऐसे हुआ ना यूपीएससी का, तो कल ही उसका लेक्चर हुआ, तो सर ट्रेंड क्या कह रहा है। तो उनको लगता है प्रेडिक्ट कर सकते, प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते लेकिन एक मोटा मोटी तौर पर हम उसे समझ सकते हैं। जैसे कि यूपीएससी का ट्रेंड है जो अभी वो जीएस बेस्ड उन्होंने पूरी तरह बंद किए लगभग, एब्स्ट्रैक्ट या फिलोसॉफिकल लिटरेरी हम जिसे कहते हैं। बिहार का फिक्स है अपना जीएस बेस होगा, मतलब हम चूज कर सकते हैं एक जीएस बेस होगा, एक फिलोसॉफिकल होगा, और एक अपना कहावतें या लोकोक्ति हम जिसे कहते हैं। वैकल्पिक लाभकारी है, वैकल्पिक जो आपका सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपका, क्या वो उसका फायदा होगा, जरूर होगा। अगर आपको मान लो आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है और आपको ऐसे आया कि स्वतंत्रता जन आंदोलन में बिहार का योगदान, तो आपके लिए वो सबसे बढ़िया टॉपिक होगा। लेकिन ये डबल एज सॉर्ड है, तो कैसा क्या होता है कि हम जीएस का पूरा ज्ञान, ऑप्शनल का पूरा ज्ञान ऐसे में लिखते हैं तो वो सिर्फ फैक्चुअल डेटा बनता है, उसमें ऐसे नहीं होता, उसका जीएस हो जाता है। तो ये डबल एज सॉर्ड है। इसमें फ़ायदे में कौन लोग रहेंगे, जो लिटरेचर उनका ऑप्शनल है, फिलोसॉफी ऑप्शनल है, तो वो लोग अच्छे से ऐसे लिख पाएंगे। जीएस का ज्ञान उपयोगी है, बिल्कुल उपयोगी है। जैसे अभी मैंने कहा हिस्ट्री का होगा, या मान लो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे ऐसे आया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो आपको पॉलिटी का ज्ञान उपयोगी है। मान लो यूनाइटेड नेशंस पे कोई ऐसे आया, तो वैसे निकम्मी बॉडी के बारे में ऐसे नहीं पूछेगा कोई, फिर भी हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में ऐसे आया, तो आपको आईआर का ज्ञान जो है आपको वो इसमें यूजफुल होगा। तो इसी तरह जीएस बेस, मानो एनवायरनमेंट हो या सोसाइटी का हो, जैसे कि जो चीज़ें हम सोसाइटी में पढ़ते हैं, सोशल साइंस में जो पढ़ते हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट में आपके लिए, या जेंडर इक्वलिटी के बारे में जो होगा, या कास्ट सिस्टम के बारे में होगा, या कल्चर के बारे में जो बिहार की हिस्ट्री का जो टॉपिक है, जीएस और निबंध के बीच का संबंध क्या है वो हम थोड़े से समझ लेंगे अभी। जीएस और निबंध के बीच का संबंध वो भी एक बुनियादी सवाल होता है, तो वो मैंने समझा दिया ना पहले।
कि ऐसे क्या है, जीएस नहीं है। जो आप जो आप ऐसे के लिए जीएस के लिए पढ़ रहे हो, उसके अलावा जो पढ़ोगे वो ऐसे में काम आएगा। मानो आपकी हॉबी है फिक्शन पढ़ना, तो आपको ऐसे में काम आएगी। आपकी हॉबी है डांस करना, तो डांस के बारे में आपकी जो भी जानकारी है, जो भी हो, क्लासिकल डांस हो या कोई भी हो, तो आपको ऐसे के लिए उपयोगी है। बिंदुवार लेखन जिसे पॉइंट फॉर्म कहते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना। ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि ऐसे क्या है, ऐसे सबसेट ऑफ लिटरेचर है। ये आपके कॉपी के ऊपर लिख लीजिए, ऐसे क्या है, सबसेट ऑफ लिटरेचर। ऐसे साहित्य का एक प्रकार है, जैसे कथा है, कहानी है, कविता है, नॉवेल है। तो उसी तरह ऐसे जब इजाद हुई ऐसे की, तो वो सबसेट ऑफ लिटरेचर के रूप में हुई। वो हम समझेंगे जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग ये सबसे अहम हिस्सा है। ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्पफुल है। क्या कथा साहित्य या गैर कथा पठन उपयोगी है? बिल्कुल। जो आप फिक्शन या नॉन फिक्शन जो भी पढ़ते हो, वो आपको अच्छी तरह से हेल्पफुल है। अत्यधिक दृष्टिकोण या मध्यम मार्ग लिखते समय, वो भी आपकी कई लोगों का वो कंसर्न होता है। फिर मार्क्स कैसे दिए जाते हैं? सब्जेक्टिव होता है क्या? निबंध में कोई मॉडल आंसर नहीं होता, वो मैंने बताया आपको। शुरू कैसे करें, लिखे कैसे, समाप्त कैसे करें। जैसे हमने क्या कहा था, इंट्रो किस तरह लिखना है, तो कई लोगों को समझ नहीं आता इंट्रो कैसे लिखना है, वो उसका भी हम अभ्यास करेंगे। जैसे कि मान लो मूवी का डायलॉग है, या कोई पोएम की 2 लाइन है, या आपको कोई शेर आपको आता है, शायरी आती है, तो आप लिख सकते हो, बशर्ते ये वो टॉपिक से जुड़ा होना चाहिए। आपको आता है इसका मतलब ये नहीं कि आप हर ऐसे में शायरी लिखो। भाषा सरल या जटिल? सरल, सिंपल लिखना है, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं लिखना। श्लोक, शायरी, कविता, संवाद, इसका उपयोग कैसे करें ये भी हम समझेंगे। लेखन सबसे क्या है, पठनीय होना चाहिए। जो आप लिख रहे हो वो थर्ड पर्सन को, जो आपको नहीं जानता, उसे वो रीडेबल हो, उसके लिए वो रीडेबल हो। तो यहाँ तक हमने क्या क्या देखा ऐसे के बारे में, कि ऐसे क्या है और ऐसे की बुनियादी आपकी क्या क्या आपके मन में शंका होंगी। ऐसे आपके एग्जाम का हिस्सा क्यों है, ये भी कई लोगों का प्रश्न होता है, तो ये भी हम देखेंगे। क्योंकि टेक्निकल और बिगर टेक्निकल जो कैंडिडेट है उनके बीच का अंतर, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसमें क्या उसकी भूमिका है ऐसे की, ये सब हम देखेंगे। आज हम एक टॉपिक देखते हैं सीधा, ये पॉइंट हम देखेंगे बाद में। आज सीधे एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक सैंपल ऐसे देना चाहता हूं, तो उससे आप समझिए। अब ये टॉपिक हम देखेंगे। क्या है आज का टॉपिक का डिस्कशन? विषय क्या है अपना ऐसे का? शिथिल कानून व्यवस्था महिला सशक्तिकरण में बाधा। जो कि आपकी लॉ एंड ऑर्डर है वो वीक है, जो आपके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक प्रॉब्लम है। तो प्रस्तावना किस तरह से होगी? तो आपको सबसे पहले क्या है, हमें कीवर्ड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कानून व्यवस्था एक कीवर्ड है सबसे अहम, विमेन एम्पावरमेंट एक कीवर्ड है, शिथिल कीवर्ड है, और बाधा, ये दोनों थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, शिथिल और बाधा। तो कानून व्यवस्था और विमेन एम्पावरमेंट ये सबसे अहम कीवर्ड है। तो इन दो में से एक से आप एंट्री कर सकते हैं, ऐसे में आप एंट्री कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने विमेन एम्पावरमेंट की एक बढ़िया सी डेफिनेशन लिख दी, विमेन एम्पावरमेंट का मतलब समझा दिया, तो अच्छी एंट्री हो सकती है। या फिर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आपने कुछ कहा, तो सबसे आइडियल क्या होगा, आप विमेन एम्पावरमेंट के बारे में एक आध लाइन लिख दे। मानो नो मीन्स नो, जैसे आपने लिख दिया, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, ना का मतलब ना है, ये समझाने के लिए हमें सदी के सबसे बड़े महानायक की मदद लेनी पड़ी। क्योंकि औरत जो कहती है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है पुरुष, है ना, तो सदी के महानायक को बुलाना पड़ा।
और उसने क्या कहा, नो मीन्स नो। इतना सिंपल संदेश है, पर मर्द समझ नहीं रहे, तो इसलिए सबसे बड़ा मर्द है उसको बुलाना पड़ा। वो क्या बोला, नो मीन्स नो। तो ये आपकी एंट्री होगी ऐसे में। तो ऐसी एंट्री होगी तो जो पढ़ने वाला है उसे भी मजा आएगा। मतलब आपने समझ लिया है विमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, या आपने समझ लिया है। अगर औरत ना कहती है तो उसका मतलब ना ही है, यही वुमेन एम्पावरमेंट का अर्थ है। तो इस तरह से लिखना है। वुमेन एम्पावरमेंट की कोई बुकिश डेफिनेशन नहीं देनी या डिक्शनरी का मतलब नहीं बताना, वो जीएस में चलेगा कि वुमेन एम्पावरमेंट मतलब ABCD, ये उधर चलेगा जीएस में, ऐसे में नहीं चलेगा। ऐसे में आपको लाइव एग्जाम्पल ही देने होंगे। या फिर थप्पड़ का जो सीन है वो आप लिख सकते हैं। थप्पड़ में जो तापसी का कैरेक्टर है, तो उसका पति उसको सबके सामने एक थप्पड़ जड़ता है, तो वकील के पास जाती है, तो वकील कहते हैं इतना तो होता ही है मियाँ बीवी के झगड़े में। तो क्या कहते हैं, उसके आंखें स्टन है एकदम, तो कहते हैं नहीं मार सकता। तो आपने नहीं मार सकता इतना ही लिखा इंट्रो में, डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखा नहीं मार सकता, और नीचे लिखा थप्पड़ मूवी, और उसमें ईयर जो भी है 2018, 19, 20 जो भी है। तो ये एंट्री हुई आपकी। जैसे सुनील ग्रोवर की एंट्री होती है तो सब खुश होते हैं, तो उसी तरह आपकी एंट्री, आपकी पहली लाइन है जो इम्पैक्टफुल होनी चाहिए जैसे कि। इसीलिए टॉपिक पढ़ने के बाद जल्दबाजी नहीं करनी लिखने की, ध्यान से समझना है, उसका एक स्ट्रक्चर बनाना है। वो हम सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, एंट्री कैसे लेते हैं। आज मैं आपको एक सैंपल ऐसे डिस्कस इसलिए करना चाह रहा हूं कि आप समझ ले। इंट्रो जो है, किसी भी समाज की प्रगति में महिलाओं की भूमिका अनिवार्य होती है। यह संदेश जाना चाहिए आपका इंट्रो पढ़ के। इस भाषा में नहीं लिखना, यह उसका मैसेज होना चाहिए। और आपने शुरुआत की नो मीन्स नो से, और आपने एक सीन नरेट किया और वहां से बता दिया। पर कन्फ्लिक्ट क्या है इसमें, हमारी लॉ एंड ऑर्डर वीक है। हमारी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कमजोर है, तो महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और स्वतंत्रता सबसे पहले प्रभावित होती है। गरिमा, सुरक्षा और स्वतंत्रता तीनों एस्पेक्ट है, उनकी प्रतिष्ठा है ना, गरिमा है उनकी एक। तो यह आपका इंट्रो हुआ। आप किसी और भी कोई आप एग्जांपल ले सकते हैं महिला सशक्तिकरण। मैंने ये पॉपुलर है इसलिए मूवी का एग्जांपल दिया, थप्पड़ का दिया या फिर पिंक का दिया। आप किसी नॉवेल किससे शुरुआत कीजिए, मानो कोई फेमिनिस्ट राइटर है, उसके एक आध आपको पोयम याद आ गई, या फिर नॉवेल का कोई सीन याद आ गया जिसमें इस तरह की बात की गई हो, औरत क्या चाहती है इसकी बात की गई हो, तो आप उस इंट्रो में लिख सकते हैं। वो आपके लिए अच्छा सोर्स है। मतलब इंट्रो में क्या क्या लिख सकते हैं आप, एक तो श्लोक है अच्छे से, मानो आपको कोई अच्छा सा संस्कृत श्लोक आता हो, वो एकदम फिट बैठता हो इसके साथ, टॉपिक के साथ। जैसे मान लो आपने लिख दिया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता मनुस्मृति, तो इसके साथ फिट है कि औरत का जहां सम्मान किया जाता है वहां देवता वास करते हैं, वहां देवता अपना अधिवास होता है उनका, वहां रहते हैं। ये महाभारत में भी यही कहा गया है कि औरत का अपमान हुआ इसलिए तो महाभारत हुआ ना। तो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो ये लिखा, ये भी फिट बैठेगा। फिर मैंने एक फिल्म में डायलॉग का जिक्र किया, तो वो आप यूज कर सकते हैं एंट्री के तौर पे। आपको कोई पोएम आती हो वो आप यूज कर सकते हैं। आपको कोई शायरी आती हो, माना कि तेरे माथे पे दुपट्टा जो है पर तू इससे परचम बना लेती तो अच्छा था, मजाज लगने भी है, तो आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह शेर हो, शायरी की कोई लाइन हो, उर्दू हो या हिंदी हो, या फिर अंग्रेजी की कोई लाइन आपने पढ़ी हो, वो भी लिख सकते हैं। फिल्म का डायलॉग लिख सकते हैं, या कोई श्लोक हो वो भी लिख सकते हैं। आपको या कोई नहीं आ रहा, सीधे आपने शुरुआत की तो भी अच्छा है, पर मैं चाहूंगा कि इसमें से कोई आप एक तो यूज करो, ठीक है। आपकी बॉडी क्या होगी अब,
जो ये इंट्रो हो गया आपका, ये आपका मेन बॉडी जिसे कहते हैं, मुख्य तर्क आपके जो है वो क्या होगी। अभी मैंने क्या कहा, ये जीएस बेस है। जीएस बेस ऐसे में क्या होता है, एक प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम आपको डिफाइन करना होगा। कोर प्रॉब्लम क्या है, आपकी जो वीक लॉ एंड ऑर्डर है, सुरक्षा का अभाव, तो हमको उसे एड्रेस करना है। तो सबसे पहले उसमें क्या करना है, उसका हिस्टोरिकल रीजन क्या है। हिस्टोरिकल रीजन ये पैट्रियार्की है, या हम जिसे पितृसत्ता कहते हैं। लड़कियां क्यों असहज या असुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि उसके पैट्रियार्कल रीजन है। क्योंकि हम औरत को एक पर्सन नहीं मानते, उपभोग की वस्तु मानते हैं। मेंटेलिटी तो हमारी यही है, ये मेंटेलिटी पैट्रियार्की से आई है। तो कोई भी जीएस का टॉपिक हो, उसका जो कोर प्रॉब्लम है, आप उसके हिस्टोरिकल रीजनिंग हमें समझने चाहिए। अपराध, छेड़छाड़, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, तो इस सब के पीछे क्या है, इस सब का मतलब है, इसके पीछे पैट्रियार्की है, पितृसत्ता हम जिसे कहते हैं। पितृसत्ता का क्या मतलब है, स्ट्रक्चरल सबऑर्डिनेशन ऑफ वीमेन, स्त्री का संरचनात्मक दुय्यमत्व। स्ट्रक्चरल सबऑर्डिनेशन ऑफ वीमेन मतलब औरत मर्द के बराबर नहीं है, वो लोअर है, उसका स्टेटस लोअर है, उसकी जो पूरी जिंदगी है वो मर्द के इर्द गिर्द घूमती है, ऐसी व्यवस्था, उसे पितृसत्ता हम कहते हैं। स्ट्रक्चरल सबऑर्डिनेशन ऑफ वीमेन, ये 3 शब्द कॉपी में लिख लीजिए। महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से पीछे धकेल देती है। अपराध, तो हम यहाँ कैसे शुरुआत कर सकते हैं, मतलब आपको कोई कुछ याद नहीं रहा, मैंने जो बोला, फिल्म कोई याद नहीं, डायलॉग याद नहीं, पोएम याद नहीं, शेरो शायरी याद नहीं, नॉवेल याद नहीं, श्लोक भी याद नहीं, पर आपने जीएस के लिए न्यूज़ पढ़ी है करंट की, और उसमें एनसीआरबी का डाटा है, और उसमें कहा है कि बिहार में 2024 में महिला विरोधी जो भी क्राइम हुए हैं उनकी संख्या जो भी है, कुछ हजार है या लाख है, वो आपने लिख दी, और नीचे लिखा एनसीआरबी रिपोर्ट 2024। तो ये भी आप समझ जाएंगे। अपराध है, छेड़छाड़ है, दहेज प्रथा है, घरेलू हिंसा है। न्याय में देरी, कमजोर कानून व्यवस्था के कारण। न्याय मिलने में देरी क्यों होती है, सबसे पहले तो है कि रिपोर्ट ही नहीं होती। बहुत से जो महिला विरोधी जो क्राइम है उसके रिपोर्टिंग नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया जाएगा। किसी भी लड़की अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो रिपोर्ट करने से डरती है, वो अपने घर वालों तक नहीं बताती। मानो उसे कॉलेज जाते वक्त किसी ने छेड़ा, तो गलती से उसने माँ बाप से कहा कि ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उसका कॉलेज जाना बंद हो जाएगा, और वो तो पढ़ना चाहती है। तो पूरा सिस्टम इस तरह से डिजाइन है, वो उसे क्या कहते हैं, बाय द मैन, टू द मैन, फॉर द मैन। मानो ऐसे आप सोचो ना, अगर आप एक लड़की हो जो देख रहे हैं, उसमें कोई भी लड़की हो, मेरा उससे सवाल है, मानो आप एक आर्किटेक्ट लड़की हो और मोदी जी ने आपको 10 लाख करोड़ रुपए दिए और आपसे कहा मुझे एक ऐसी सिटी बनवा के दो 10 लाख करोड़ से जो तुम चाहती हो, तुम्हारी आइडियल सिटी, तुम्हारे दिमाग में जो सिटी की डेफिनेशन है, तुम किस तरह का शहर चाहती हो, उसकी 100% आज़ादी तुम्हें है। तो आपको लगता है वो शहर ऐसा बनेगा जैसे हमारे आज के शहर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शहर को देखने का जो नजरिया है वो लड़की का अलग है, लड़के का अलग है। ये जो पूरा सिस्टम है वो क्या है, बाय द मैन, टू द मैन, फॉर द मैन है। इसीलिए हम ये सारे देखते हैं, क्राइम देखते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है ये सिर्फ लड़की बता सकती है, लड़का नहीं बता सकता। औरत बता सकती है, मर्द नहीं बता सकती कि कानून व्यवस्था में क्या लेखना है। पीड़िताओं को न्याय देर से मिलता है, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है उसने किसी एमएलए को फोन किया या एमपी को फोन किया तो इंस्पेक्टर एफआईआर ही नहीं लिखवाएगा, और लिख भी दी तो उसकी कोई जज से कोई मुलाकात होगी, या उसका कोई कनेक्शन होगा, या उसके पास पैसा होगा।
जो भी हो, क्योंकि मेन एक दूसरे को बैक करते हैं इस पूरे सिस्टम में। नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से वो लेन देन का रहता है। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, पैट्रियार्की हम जैसे कहते हैं। सामाजिक बाधाएं क्या है? असुरक्षा के कारण परिवार लड़कियों को शिक्षा या रोजगार के लिए बाहर भेजने में हिचकते हैं। मानो दिल्ली है, दिल्ली में तो हाँ पता है सबको, 7 के बाद शाम को नहीं निकल सकते। रिसेंटली जो एग्जाम्पल हुआ पिछले साल ही, एक IAS की लड़की, उसको स्टॉक कर रहे थे कुछ लोग और उसको घर तक उसका पीछा किया। तो कितना अनकंफर्टेबल लगता होगा, कितना असहज महसूस करते होंगे IAS की लड़की होकर। मानो गरीब किसान की हो तो फिर क्या होगा? आर्थिक या राजनीतिक भागीदारी पर भी असर होता है। घर से बाहर नहीं निकलेगी तो इकोनॉमी सपोर्ट कैसे करेगी, कमाएगी कैसे? और ये औरत की जो सबसे महत्वपूर्ण, उसकी जो आज़ादी है, उसका सबसे बड़ा, उसकी आज़ादी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। एक औरत उतनी ही आज़ाद है जितने वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। मतलब आज कई सारी औरतें हैं जो एक गलत रिश्ते में रह रही है, जहाँ उसकी कोई कीमत नहीं, जहाँ उसकी कोई कदर नहीं, जहाँ उसकी कोई गरिमा नहीं, वो बस इसीलिए उस रिश्ते में है क्योंकि वो बाहर जाके खुद कमा नहीं सकती। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस औरत का सबसे सर्वोपरि रखना चाहिए औरत को। तो इसलिए आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं इसके लिए? निर्भया प्रकरण 2012, कानून व्यवस्था, या हाथरस का भी दे सकते हैं आप। हाथरस का मामला है रेप का। बिहार, यूपी जैसे राज्यों में महिला सुरक्षा चुनौतियां महिला सशक्ति में बाधा बनती है। क्यों बनती है? वो है लिटरेसी रेट अच्छा नहीं है। अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी लड़कों को तो वो उनके लिए सहज होगा कि किसी औरत से बात करना या उसकी गरिमा को समझना। मानो केरला में 100% लिटरेसी है, तो आपको दिखता है ना कि वहाँ की औरतों इकोनॉमी में भी उनका कोई कंट्रीब्यूशन है, वो सेफ भी महसूस करती है। या महाराष्ट्र में हम देखेंगे जब नॉर्थ के जो लोग आते हैं रिपोर्टिंग के दौरान वगैरह, तो वो देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र या कर्नाटका में जो आपकी स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है उसमें कई सारी महिला कंडक्टर हैं, जो कि आपको बिहार में, यूपी में नहीं देखने को मिलेगा। तो उसके लिए एक धक्का, उसके लिए शौक है ना। जैसे महाराष्ट्र का सबसे पॉपुलर उदाहरण क्या है? ये 50-60 की बात है, 1950-60 की। 50-60 में महाराष्ट्र, मतलब पुणे में लड़कियां साइकिल चलाती है ये देखने के लिए जो पंजाब से घूमने आए थे लोग बम्बई, वो बम्बई से पुणे आए थे कि पब्लिक प्लेस में लड़कियां साइकिल कैसे चला रही है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो उसकी हिस्टोरिकल रीजनिंग क्या है? क्योंकि 1857 में बॉम्बे में यूनिवर्सिटी बनी, 1873 में महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज स्थापन किया, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। तो इसकी हिस्टोरिकल रीजनिंग जो मैंने आपसे कहा कि अगर एक रीजन डेवलप है और एक अंडर डेवलप है तो उसके हिस्टोरिकल रीजन्स है वो हमें समझने चाहिए। तो मैंने क्या कहा था? प्रॉब्लम सबसे पहले देखो टॉपिक में क्या है, उसके रीजन्स दिखो। हिस्टोरिकल रीज़न है, पॉलिटिकल रीज़न है, सोशल रीज़न है, इकोनॉमिकल रीज़न है, कल्चरल रीज़न है। ये आपकी मेन बॉडी होगी और आपके कंक्लूजन में क्या होगा? समाधान, उस समस्या का समाधान क्या है? न्याय व्यवस्था में सुधार, पुलिस सुधार, CCTV निगरानी, लैंगिक संवेदनशीलता, जैसे मान लो सेक्स एजुकेशन, शिक्षा और जागरूकता द्वारा महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग करना। जैसे कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटा पढ़ाओ, बेटे को भी जेंडर सेंसिटिव बनाओ। उस तरह से जो आपका सिलेबस है बिहार का या किसी भी स्टेट का, वो सिलेबस जेंडर सेंसिटिव बनाना होता है। और कंक्लूजन, कानून व्यवस्था के बिना महिला
सशक्तिकरण अधूरा है और न्यायपूर्ण और सुरक्षित समाज वास्तविक महिला सशक्तिकरण की आधारशिला है। एक जस्ट सोसाइटी और सिक्योर सोसाइटी, उसमें ही वुमेन एम्पावर महसूस कर सकती है। तो ये जो है हमारी ऐसे की हमारा पहला सेशन था। इससे हम समझे कि ऐसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ऐसे का मतलब क्या है, ऐसे आपके सिलेबस का हिस्सा क्यों है, और हमने आज एक सैंपल देखा और ये मैंने बहुत कम समय में दिया है। जब आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ आएगा कि एक ऐसे डिस्कस करने में 2 घंटे लगते हैं, एक टॉपिक अच्छे से डिस्कस करने में, जो आपके घर जाके आप लिख सको। तो आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ये बंद कसं करायचं माईक?